आज क्लास 9 के साइंस केमिस्ट्री में लेसन 2 के मिश्रण के घटकों का पृथक्करण पे हम डिस्कस करेंगे कि जो मिश्रण है, चाहे समांगी मिश्रण हो या फिर विषमांगी मिश्रण हो, उनके घटकों को अलग कैसे किया जाए। तो यदि मिश्रण विषमांगी हो, जैसे कि चावल में कंकड़, तो उसे क्या करते हैं, बुनकी निकाल सकते हैं। एक दूसरा प्रोसेस समांगी मिश्रण में, विषमांगी मिश्रण का सेपरेशन बहुत अधिक होता है, इसे छान के निकाल सकते हैं, चाल के निकाला जा सकता है, बुन के निकाला जा सकता है। लेकिन जो समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण में चूंकि जान रहे हो कि सभी घटकों की सांद्रताएं सभी जगह समान होती हैं, इसलिए इन्हें पृथक करने के जो तरीका है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हम समांगी मिश्रण को अलग करने की कुछ विधियों का यहाँ पे वर्णन किए हैं, जैसे कि ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण, आसवन, प्रभाजी आसवन, क्रोमैटोग्राफी व क्रिस्टलीकरण। इन सभी विधियों के द्वारा हम समांगी मिश्रण या विलयन से शुद्ध घटकों को अलग करते हैं। इसमें से हम एक एक करके सभी भौतिक प्रक्रमों का अध्ययन करेंगे। जैसे पहला है ऊर्ध्वपातन। हम एक उदाहरण ले रहे हैं, यदि कपूर व नमक दोनों को एक में मिला दें, इसका भी पाउडर बना दें, इसका भी पाउडर बना दें, और दोनों क्या करें, एक में मिला दें, तो उसमें से कपूर और नमक को अलग कैसे किया जाएगा। तो यहाँ देखिए, इस प्रकार के पदार्थों के लिए जैसे एक कहा जाएगा, जैसे नैप्थलीन है, नैप्थलीन और चीनी का मिश्रण बना दीजिए। तो जो पदार्थ जिनको कमरे के ताप पे, जैसे कि पहले में हम पढ़े थे ऊर्ध्वपातन पे कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें गर्म करने पर वो डायरेक्टली ठोस से गैसीय सिस्टम में चले जाते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ डायरेक्टली ठोस से गैसीय सिस्टम में पहुंच जाते हैं, उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऐसे पदार्थ को हम सेपरेट कैसे करेंगे, तो बहुत साधारण युक्ति है। एक डिस्क लेते हैं और इसमें इनके मिश्रण को रख लेते हैं और इसे कीप से ढक देते हैं और इसके मुख को बंद कर देते हैं। और ट्राइपॉल स्टैंड पे या किसी भी गर्म करने वाली चीज पे सतह पे रख के जब इसे हीट करोगे, यहाँ से हम क्या देते हैं, यहाँ से उष्मा देते हैं, हीट करते हैं। तो जब हीट करते हैं तो चूंकि नमक का जो गलनांक है बहुत अधिक होता है, बहुत उच्च ताप पे गलता है, लेकिन इसमें उपस्थित, इस मिश्रण में उपस्थित जो कपूर है वो हल्के ताप पे ही, कुछ कमरे से कुछ अधिक ताप देने पे ही सीधे ठोस अवस्था से गैसीय सिस्टम में बदल जाता है। और यह ऊपर कीप का मुंह बंद है, इसलिए इस कीप के तली में ऊपर वाले भाग में सरफेस पे दीवार पे चिपक जाता है। फिर कीप को हम बाहर करते हैं और इसे किसी चीज से बाहर निकाल लेते हैं, रगड़ के या खुरच करके। तो यह प्रक्रिया है ऊर्ध्वपातन, जिसमें क्या कि थोड़ा सा हीट किए, नमक और कपूर के मिश्रण को अलग करने के थोड़ा सा हीट किए, कपूर क्या हो गया, वेपराइज हो गया और कीप के दीवार पे जाके चिपक गया। ये एक प्रक्रिया हमने पढ़ा ऊर्ध्वपातन कि ऊर्ध्वपातन से हम कपूर व नमक के मिश्रण से कपूर को अलग कर सकते हैं। अब चूंकि कपूर अलग हो गया और नीचे से क्या बचा, नमक, तो इस प्रकार से जो समांगी मिश्रण बना था कपूर व नमक का मिश्रण, उसमें से हमने कपूर व नमक को ऊर्ध्वपातन प्रक्रम से सेपरेट कर लिया। अगली विधि है अपकेंद्रण। तो अपकेंद्रण के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हो। ये मथनी विधि भी से करते हैं। जैसे जब दही या दूध की मलाई से घी निकाला जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, दूध के मक्खन या फिर दही के मलाई में क्या करते हैं, किसी चीज से ऐसे एक मिड पार्ट में ऐसे गोल गोल घुमाया जाता है, मथा जाता है और मथने के पश्चात घी निकलता है। तो जो हमें दूध का क्रीम मिला, इसमें क्या छुपा होता है, घी छिपा होता है। तो दो इस क्रीम से घी को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं,
अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें अपकेंद्रण के लिए प्रयुक्त किए हुए पदार्थ को एक निश्चित भाग पे बीच पे रखते हैं और उसे क्या करते हैं, हिलाते रहते हैं ऐसे रगड़ के, मथना जिसे करते हैं, मथना करते हैं, मथते हैं। तो मथने से क्रीम से क्या होता है, घी बाहर निकल जाता है। तो दो विधि हुआ, ऊर्ध्वपातन व अपकेंद्रण। तीसरा है आसवन। आसवन व प्रभाजी आसवन, ये दोनों लगभग एक जैसी प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा हम समांगी मिश्रण से दो घटकों को अलग करते हैं। अब देखिए, यदि दो द्रव हों और दोनों आपस में घुलनशील हों, तो उन्हें अलग कैसे करेंगे। जैसे एसीटोन हो तो क्लोरोफॉर्म में उसे घोल दिया गया हो, तो उसे अलग करने का प्रोसेस क्या है, दो तरीकाएं हैं, एक प्रभाजी आसवन और दूसरा आसवन। आसवन और प्रभाजी आसवन के द्वारा हम क्या करते हैं, दो घुलनशील द्रवों को सेपरेट करते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, जिन विलयन में दोनों घटकों का क्वथनांक 25 केल्विन से अधिक होता है, जैसे कि हम मान लीजिए एक ए तत्व है और एक बी तत्व है, दोनों को मिला दिया गया तो बना AB। ये मिश्रण बना, AB का ये मिश्रण बना। अब इसमें से A का जो क्वथनांक है ये हो गया 75 डिग्री सेल्सियस या 75 केल्विन, डिग्री सेल्सियस मिला, डिग्री सेल्सियस। तो B का कम से कम होना चाहिए 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि दोनों के बीच के क्वथनांक जो है इसमें मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर अगर होगा तो आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। और यदि 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर होगा क्वथनांकों का, तो उसमें हम प्रभाजी आसवन का प्रयोग करते हैं। दोनों प्रकार के आसवन में बहुत थोड़ा ही अंतर है। देखिए, प्रभाजी आसवन को हम डायग्रामेटिकली समझना है। देखिए, ये है आसवन का डायग्राम। आसवन में हमने कहा यदि दो घुलनशील द्रवों के क्वथनांकों का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन से अधिक का होगा तो प्रभाजी आसवन का प्रयोग करते हैं। ये गोल पेदी का फ्लास्क है जिसमें दो घुलनशील द्रवों को आपस में मिलाया गया है और इनके क्वथनांकों का अंतर 25 डिग्री से अधिक का है। ऐसे में क्या करते हैं, हम नीचे से जब हीट करते हैं तो हीट करने के पश्चात जिसका क्वथनांक कम होता है, जैसे कि हमने कहा ना कि यहाँ A और B दो पदार्थ लिए, एक का क्वथनांक 75 डिग्री सेल्सियस है और दूसरा का क्वथनांक 40 डिग्री सेल्सियस है। तो 40 डिग्री सेल्सियस वाला जो कंपाउंड होगा ये 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही क्या होगा, गैसियस स्थिति में तब्दील होना शुरू कर देगा। ये 40 डिग्री ताप पर ही गैस में बदलना शुरू कर देगा और इस गैस को हम एक निकास नली के द्वारा बाहर करते हैं और इस निकास नली के ऊपर एक जगह पे संघनित्र लगा देते हैं। संघनित्र का काम होता है ठंडा करने का। तो यहाँ से हीट की तो जिसका तापमान कम था, जिसका क्वथनांक कम था,
वो कम ताप में ही गैसीय स्टेट में तब्दील हो गया और इस निकास नली के रास्ते संघनित्र में गया। संघनित्र में जाने के पश्चात क्या हो रहा है, यहाँ पे ठंडा लिक्विफाई हो रहा है और लिक्विफाई होने के पश्चात ये बूंद के रूप में एक अलग पात्र में इकट्ठा हो जाता है। यहाँ देखिए कम क्वथनांक वाला पदार्थ इस कोनिकल फ्लास्क में आके स्टोर हो गया और अधिक क्वथनांक वाला फ्लास्क इस बोल पेंदी वाले फ्लास्क में अभी शेष रह जाता है। यहाँ पे हम इसको टेम्परेचर चेक करने के लिए एक और विशेष ध्यान देना होता है आपको कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है यदि 40 डिग्री है तो यहाँ थर्मामीटर लगा देते हैं और ताप को नियत बनाए रखने के लिए थर्मामीटर लगा ताकि टेम्परेचर 40 का 40 ही रहे, बढ़ के 70 ना हो, 75 ना हो, क्योंकि अगर 75 हो जाएगा तो जो दूसरा घटक है इसमें ये भी वेपर फॉर्म में निकलेगा और पुनः आके इसमें मिश्रित हो जाएगा। तो मिश्रित न हो अर्थात दोनों घटक वाष्पशील न हो जाएं, इसलिए तापमान को नियत बनाए रखने के लिए एक थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। यह थर्मामीटर ताप नियंत्रित करने में हमारा सहयोग करता है। तो आसवन विधि से क्या करते हैं, दो ऐसे द्रव घुलनशील द्रव जिनकी क्वथनांकों में अंतर हो उन्हें सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। अगला प्रोसेस क्या है, यदि क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर हो तो उसके लिए प्रभाजी आसवन, ये भी आसवन प्रक्रिया यही है, दो घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक में अंतर हो उन्हें अलग करने की विधि को आसवन कहते हैं। लेकिन ये साधारण आसवन है, और यदि 25 डिग्री से कम का अंतर होगा तो उसके लिए प्रभाजी आसवन का प्रयोग करते हैं। और प्रभाजी आसवन में प्रभाजक स्तंभ प्रयोग किए जाते हैं और प्रभाजक स्तंभ कई प्रकार के हैं। इस डायग्राम को नोट कर लेंगे, आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्रभाजी स्तंभों के द्वारा हम विलयन को सेपरेट करते हैं। तो डायग्राम अधिकांशतः सिमिलर ही है, बस प्रभाजी स्तंभ में प्रभाजी आसवन में प्रभाजक स्तंभ आ जाते हैं और फ्लास्क बदल दिया जाता है। अब यहाँ छोटी गर्दन वाली फ्लास्क लेंगे, यहां से सोर्स ऑफ हीट है, यहां से ऊर्जा हीट दे रहे हैं। इसमें क्या होता है, चूंकि देखिए प्रभाजी आसवन में लिख दिया कि 25 डिग्री से जब कम तापमान होगा तो प्रभाजी आसवन प्रयोग करते हैं। अब प्रभाजी आसवन में देखिए दो चीज है जिसका क्वथनांक कम होगा, जैसे कि हम ये 25 डिग्री से कम एक डायग्राम दे रहे हैं, जैसे यूरिया है, लिक्विफाइड यूरिया है, यूरिया को छोड़िए एसीटोन ले रहे हैं, तो एसीटोन का अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री होता है और वाटर का अगर हम लें तो वाटर का अधिक हो जाएगा। एक एग्जांपल हम दे रहे हैं ऐसे ही AB का लेंगे और माना यहाँ पे इसका जो क्वथनांक है ये 60 डिग्री हो और B का क्वथनांक है 40 डिग्री हो। जैसे एसीटोन का अप्रोक्सीमेटली 60 होता है और यूरिया का लिक्विड जो होता है उसका 40 होता है। आगे क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, A का माना 60 डिग्री क्वथनांक है और B का माना 40 डिग्री क्वथनांक है। यहाँ पे जो क्वथनांकों का अंतर है ये 25 से कम है, सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। तो ऐसे में हम प्रभाजक स्तंभों को लेते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसका क्वथनांक अधिक होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, जिसका क्वथनांक अधिक होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा और जिसका क्वथनांक कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट अधिक होगा। यहाँ डायग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क में जो गोल पेंदी की फ्लास्क है इसमें प्रभाजक स्तंभ लगा दिए गए होते हैं। ऐसे कुछ प्रभाजक स्तंभ इस प्रकार से भी होते हैं जिसमें ऐसे बैरियर लगे होते हैं। इस प्रकार से बैरियर लगे होते हैं। ये बैरियर क्या करता है, जिसका जो कम ताप पे ठंडा होता है, जैसे कि यहाँ से गैस दी
तो गैस देने के पश्चात ये क्या होंगे, इसमें टकराएंगे, और टकराने के पश्चात जिनका कंडेंसेशन कम होता है वो लिक्विफाई होकर पुनः गिर जाएंगे, और जो वाष्प जल्दी ठंडा नहीं होगा वो ऊपर क्या होगा, जो हल्का होगा वो ऊपर जाता जाएगा, जो भारी होगा वो टकरा के नीचे चला जाएगा। सिमिलर ऐसे ही दो गैसों को लिए, दो घुलनशील द्रव हैं और इनका क्वथनांक 25 केल्विन से कम का है, तो जिसका क्वथनांक निम्न होता है उसका वाष्प हल्का होता है और ये प्रभाजक स्तंभ से होते हुए संघनित्र से ठंडा होकर पुनः फ्लास्क में एकत्रित हो जाता है। लेकिन जिसका क्वथनांक अधिक हुआ, जैसे कि हमने ए भी लिया 40 का क्वथनांक वाला, 40 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक वाला जो गैस होगा या लिक्विड होगा वो गैसेस होके और संघनित्र के रास्ते यहाँ पे जाके कंडेंसेट होगा, ठंडा होगा और पुनः कोनिकल फ्लास्क में इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन चूंकि क्वथनांक का अंतर बहुत कम है, इसलिए इसके साथ साथ जिसका अधिक था क्वथनांक वह भी इसके भी गैस थोड़े क्या होंगे, निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे तो इनसे टकरा के इन अवरोधकों, इसको अवरोधक करते हैं, इन अवरोधकों से टकरा के पुनः जल की बूंद में परिवर्तित होकर पुनः उसी फ्लास्क में, बूंद पेजिंग फ्लास्क में टपक जाते हैं। और जो हल्की है, जिसका क्वथनांक निम्न है, वह हल्की गैस इन अवरोधकों से होते हुए बाहर निकलती है और पुनः निकास नली के द्वारा संघनित्र में जाती है, संघनित्र में ठंडा पुनः कोनिकल फ्लास्क में जाके एकत्रित हो जाती है। इस प्रकार से आसवन दो प्रकार के हो गए, एक साधारण जिसमें प्रभाजी कॉलम नहीं होते और दूसरा प्रभाजी आसवन जिसमें निम्न क्वथनांक वाले घुलनशील द्रवों को सेपरेट किया जाता है। आगे है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में सामान्यतः रंजकों का सेपरेशन करते हैं, रंगों को अलग करते हैं। जैसे कुछ पौधों की पत्तियों को आप देखे होंगे मल्टी कलर की होती हैं, हरे रंग के साथ साथ पीलापन भी होता है, हरे रंग के साथ साथ उसमें लाल रंग का वर्णक भी उपस्थित होता है। या दो डाइज को मिला दें, दो रंगों को मिला दें, जैसे आपका पेन का ही इंक है, काले और लाल पेन की इंक को मिला दें, तो उनको सेपरेट कैसे करेंगे, रंजकों को अलग कैसे करेंगे। तो रंजकों को अलग करने की जो विधि है वो है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी को यहाँ समझाते हैं हम कैसे करते हैं। क्रोमेटोग्राफी करने के लिए क्रोमेटोग्राफी पेपर की आवश्यकता होती है। क्रोमेटोग्राफी के लिए क्रोमेटोग्राफी पेपर की आवश्यकता होती है। इसका एक और नाम है वाट्समैन फिल्टर पेपर नंबर 1। वाट्समैन फिल्टर पेपर नंबर 1 को क्रोमेटोग्राफी पेपर कहते हैं। इसके लिए सबसे पहला चीज ये क्रोमेटोग्राफी पेपर चाहिए, दूसरा ध्रुवीय अध्रुवीय विलायक चाहिए होते हैं। जैसे है आपका अल्कोहल, ईथर, एसीटोन, ये ऐसे अध्रुवीय विलायक चाहिए होते हैं। इसके लिए गैस जार लेते हैं। देखिए प्रोसेस क्या है कि एक गैस जार लेते हैं और गैस जार के लिए यहाँ मुंह खुला होता है, इसके लिए एक गैस जार का कवर लेते हैं, ग्लास का बना हुआ होता है ये, और इसमें लगभग 1 से 1.5 इंच तक इनमें से किसी भी विलायकों को भर देते हैं। यहाँ तक कैसे भर दिए, आगे देखिए इस गैस जार से थोड़ा बड़ा साइज का क्रोमेटोग्राफी पेपर काटते हैं। इतना साइज वॉल्यूम होता है कि इसमें वैसे वॉल्यूम इसका होता है 3.3 to 3 इंच का वॉल्यूम होता है वाइडनेस का, और लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर काटते हैं, 12 से 15 सेंटीमीटर। यहाँ 3 से 3.5 या 4 सेंटीमीटर का वाइडनेस होता है, फिर 3 इंच का ये चौड़ा होता है, 3 मैक्सिमम होता है, 2.5 से 3 लेते हैं, 2.5 से 3 इंच लेते हैं, ये चौड़ाई होती है, और लंबाई लगभग ये साइज होता है।
अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर, और ये सॉरी इंच, और ये जो लंबाई है ये लगभग 9 से 12 इंच की, 9 से 12 इंच की होती है। मतलब लंबाई इतना लेते हैं इस साइज के अकॉर्डिंग, ताकि ये वाटसन फिल्टर पेपर इसमें गिर न जाए। कुछ पार्ट इसके बाहर करने होते हैं, कुछ भाग को डुबाने होते हैं। क्या देखिए, हम क्रोमेटोग्राफी पेपर लिए और इस क्रोमेटोग्राफी पेपर में इस बेस से 1 इंच की ऊंचाई पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं ऐसे, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेंटर में एक पॉइंट कर देते हैं, पेंसिल से पॉइंट करते हैं बीचों बीच में। और जो रंजक है हमारे पास, चाहे डाई हो, 2 कलर मिला हुआ हो, या फिर पत्तों को निचोड़ने के पश्चात जो रस मिला है उनको क्या करेंगे, एक ड्रॉप डाल के सुखा देते हैं। सूखने के पश्चात पुनः एक दूसरा ड्रॉप डालते हैं और उसको भी सुखा देते हैं। तत्पश्चात सूखने के पश्चात इस क्रोमेटोग्राफी पेपर को हम इस विलायक के अंदर इस प्रकार प्रवेश करते हैं, इस प्रकार से रखते हैं कि ये जो लाइन है ये डूबे ना, ये जो लाइन है ये डूबे ना। डूब जाएगा तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा। इस प्रकार से रखते हैं कि ये जो लाइन है ये इसमें डूबे ना, ऐसे इस प्रकार से रख दिए। अब बाकी का जो एक्स्ट्रा पेपर होता है इसे फोल्ड कर देते हैं, फोल्ड करके और इसी के ऊपर ग्लास कर देते हैं, ग्लास कवर को इसी के ऊपर इस प्रकार से सिस्टम से रख देते हैं और कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। छोड़ने के पश्चात क्या होता है, अवलोकन करते हैं, ये जो विलायक है ये पूरे पृष्ठ पर क्रोमेटोग्राफी पेपर पर ऊपर की तरफ चढ़ता है। पूरे क्रोमेटोग्राफी पेपर पे ये विलायक क्या है, ऊपर की तरफ चढ़ता है। और जब विलायक ऊपर की तरफ चढ़ता है तो ये रंजक भी विलायक के साथ ऊपर चढ़ता है। इन विलायकों के ऊपर चढ़ने के पश्चात साथ क्या होता है, जितना अमाउंट रंगों का होता है, 2 कलर लेंगे तो एक यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक, और दूसरे कलर का सेपरेशन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, कुछ और क्या हुआ, जब विलायक क्रोमेटोग्राफी पेपर के द्वारा ऊपर चढ़ा तो इसमें ऊपर से दोनों रंग अलग हो गए। एक रंग यहाँ से यहाँ तक दिखाई देगा, एक सिमिलर, और कुछ रंग यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी कि दोनों रंग लगते थे, दोनों रंग क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो यह है क्रोमेटोग्राफी वर्ण लेखन। इसमें हमें विलायक चाहिए होता है, क्रोमेटोग्राफी पेपर चाहिए होता है, और गैस जार चाहिए होता है। गैस जार में अल्कोहल इथाइल एसीटोन भर देते हैं, 1 इंच पर क्रोमेटोग्राफी पेपर पे पॉइंट लगाते हैं पेंसिल से, और इस प्रकार से रखते हैं कि ये पॉइंट उसमें डूबे न। अवलोकन करते हैं कि यह विलायक कितने ऊपर तक चढ़ रहा है। जैसे जैसे विलायक ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे रंगों में भी क्या होता है, सेपरेशन होता रहता है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। आगे क्रिस्टलीकरण क्या है, क्रिस्टलीकरण आप देखे हो इसी प्रक्रिया से समुद्र के लवणीय जल से नमक का सेपरेशन करते हैं, नमक बनाने का कार्य करते हैं। सामान्यतः जल में घुलनशील जो ठोस पदार्थ हैं उन्हें ठंडा करने पर वे क्रिस्टल में तब्दील होने लगते हैं। जैसे कि यदि गन्ने का रस ही हम लें और मटके में रख के ठंडी के टाइम में उसे एक जगह पे स्थिर छोड़ दें कुछ दिनों के लिए, तो गन्ने के रस में उपस्थित जो सुक्रोज है, चीनी है, वो क्रिस्टल के रूप में नीचे पेदी पे बैठ जाता है, और जो उसमें अतिरिक्त घटक होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में वैसे ही पड़ जाते हैं। तो बिलियन में से, शुद्ध घटक में से क्रिस्टल के द्वारा भी मिले हुए विलेय के कणों को अलग करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहते हैं। विलयन में उपस्थित विलेय के कणों को अलग करने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। सामान्यतः क्रिस्टलीकरण में विलेय में उपस्थित विलेय ठोस होना चाहिए। यदि विलेय ठोस होगा तभी उसको हम क्रिस्टल के रूप में तब्दील कर पाएंगे। तो ये है मिश्रण के घटक करने के कुछ तरीके: ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण, आसवन, प्रभाजी आसवन, क्रोमेटोग्राफी व क्रिस्टलन। इसके पश्चात हमें 2 फीचर और पढ़ने हैं: भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसके बारे में आप पिछले क्लास के साइंस में भी पढ़े हो कि ऐसा परिवर्तन
जिसकी अवस्थाओं को, जैसे कि अवस्था परिवर्तन है, ठोस को गर्म करोगे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को गर्म ठंडा करोगे तो सॉलिड में चला जाएगा, गैस को ठंडा करोगे लिक्विड में हो जाएगा, लिक्विड को ठंडा करोगे सॉलिड में चेंज हो जाएगा। सेम सॉलिड को हीट करोगे लिक्विड होगा, उसको और हीट करोगे गैसेस में चला जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें केवल पदार्थ की अवस्थाएं बदलती हैं, जिसमें केवल पदार्थ की अवस्थाएं बदलती हैं। अणु सूत्र संरचना सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे आपका अवस्था परिवर्तन, H2O के सॉलिड यानी कि बर्फ को जब हीट करते हैं तो H2O का लिक्विड बनता है, और इस H2O के लिक्विड को और गर्म करते हैं तो H2O का गैसेस यानी कि उसका वेपर बनता है। पुनः रिवर्स करते हैं, ठंडा करते हैं तो क्या बनता है? H2O का लिक्विड, और इसे और ठंडा करते हैं तो H2O का सॉलिड बन जाता है। सभी कंडीशन में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो रहा है? H2O H2O H2O, लेकिन अवस्था बदल गया, गर्म किए तो ठोस द्रव में बदल गया, और गर्म किए द्रव गैस में बदल गया, गैस को ठंडा किए लिक्विड बन गया, लिक्विड को ठंडा किए तो ठोस में बदल गया। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल अवस्थाएं बदलती हैं, संरचना सूत्र, अणु सूत्र या फिर बाकी गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ का गुणधर्म, अणु सूत्र, संरचना सूत्र, प्रकृति, बनावट सबका सब बदल जाता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ जो भी बदलाव होता है उसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन में रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है उससे पुनः हम रिएक्टेंट क्या करते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। अभिकर्मक से उत्पाद व उत्पाद से पुनः अभिकर्मक को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि बर्फ है, बर्फ को गर्म किए द्रव बन गया, पुनः बर्फ से क्या करेंगे? ठंडा कर लेंगे, पुनः मिल जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल होता है, इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन इरिवर्सिबल होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। एक बार बन गया तो बन गया, उसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का आपस में क्रिया कराया जाता है तो बनता है H2O। अब H2O को पुनः H2 और O2 में इसी प्रक्रिया से यहाँ पे ठंडा करते हैं, कंडेंसर कराते हैं तो H2O बन जाता है। जलाते हैं, सॉरी यहाँ पे जलाते हैं, दहन क्रिया है, दहन के पश्चात H2O बनता है। आप H2O को जला के पुनः H2 और ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसा अभिक्रिया या वह प्रक्रम जिसमें अभिकर्मक से उत्पाद तो बन जाए लेकिन उत्पाद से पुनः अभिकर्मक प्राप्त न हो, उस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं, इसमें जिस भी पदार्थ को हम बदलते हैं पुनः उस पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर हमारे आसपास के हमारे आसपास शुद्ध पदार्थ हैं खत्म हुआ। और अभ्यास प्रश्नावली हमने बोला था, जब ये लेक्चर शुरू हुआ उसी टाइम बोला था पहले लेक्चर में कि पहले हम पढ़ेंगे क्या शुद्ध पदार्थ है, क्या अशुद्ध पदार्थ है, उसके पश्चात आप लोग अपने परिवेश में उपस्थित सभी शुद्ध व अशुद्ध पदार्थों का अवलोकन करेंगे। तो आज हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होगा। आप अपने चारों तरफ उपस्थित शुद्ध व अशुद्ध पदार्थों का अवलोकन करेंगे, वो कमेंट के थ्रू आप उदाहरण के रूप में कम से कम 5 अशुद्ध व शुद्ध पदार्थों को लिख के भेजेंगे।